इस देश में सरकार या उनकी नीति से पीड़ित होना कोई नई बात नहीं है और ये पीड़ा अक्सर आंदोलन का रूप ले लेती है और इन्हीं पीड़ा से जन्मा है नक्सलवाद। अन्याय, गैर बराबरी एवं शोषण से जन्मा नक्सलवाद आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। नक्सलवाद एक विचारात्मक, राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष है जो वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसका प्रमुख आधार मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की वर्ग संघर्ष की अवधारणा है। इस अवधारणा के तहत शोषित एवं उपेक्षित वर्ग अपनी शक्ति संघर्ष से पूंजीपतियों, जमींदारों, साहूकारों और शासकों को अपना शिकार बनाते हैं। अतः इसकी मुख्य धारणा सर्वाहार शासन तंत्र की स्थापना करना है। नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े लोगों का मानना है कि वर्तमान राज सत्ता नौकरशाहों, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, पूंजीपतियों, भूस्वामियों तथा कथित दलालों के हाथ में है। ये सभी मिलकर विशाल समूह वाले कृषक, मजदूरों एवं अन्य दलित आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। अतः नक्सलियों के मुताबिक वे पूंजीवादी सरकार की बाजारवादी व समाज में गैर बराबरी बढ़ाने वाली नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गैर बराबरी में भारत देश बाकी देशों से कहीं आगे है। भारत में जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और इसी गैर बराबरी को खत्म करने में जुटा हुआ है नक्सलवाद। तेभागा आंदोलन को नक्सलवाद का पहला बड़ा आंदोलन माना जाता है। तेभागा आंदोलन मुख्य रूप से किसान सभा के कम्युनिस्ट कैडरों द्वारा आयोजित किया गया था। तेभागा आंदोलन वह पहला आंदोलन था जिसमें संथाल शामिल हुए थे। 1992 में संथाल के तेभागा मुद्दे को लेकर हाथी घिसा के जोतदार सर्किट किंग के साथ संघर्ष हुआ था। उस समय वास्तविक खेती करने वाले भूमिहीन बटाईदारों को अपनी फसल का आधा हिस्सा जमींदारों को देना होता था। बटाईदार अपनी फसल का केवल 1/3 हिस्सा जमींदार को देना चाहते थे। भागा का अर्थ है 2/3 उन बटाईदारों का प्रतिनिधित्व करना जो अपनी फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहते हैं। भूमि मालिकों ने अपने किराएदार द्वारा तय की गई शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और पुलिस को बुला लिया, जिसके कारण तेभागा के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। संथाल और साथी नेताओं ने नारा दिया, हम गोली से मर सकते हैं लेकिन भूख से नहीं। समय समय पर आंदोलन मजबूत हुआ, लेकिन उस समय संथाल के पास अनुयायियों का कोई बड़ा संगठन नहीं था, इसलिए संघर्ष खराब तरीके से समाप्त हुआ क्योंकि उनके साथियों को सर्किट सिंह और उनके सहयोगियों ने बहुत बेरहमी से पीटा। राज्य ने कृषि श्रमिकों को दबाने का बहुत प्रयास किया। एक रैली के दौरान किसानों ने पुलिस की राइफलें छीनने का भी प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस की गोलीबारी हुई और 11 लोग मर गए। वे जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे जो असफल रही। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी और उन्हें लगा कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही है और पार्टी के राज्य नेतृत्व ने आंदोलन बंद कर दिया। पुलिस ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी धमकी दी कि वे उनकी भी संपत्ति छीन लेंगे। यह आंदोलन महत्वपूर्ण था क्योंकि यह राजनीतिक प्रतिरोध उपकरण के रूप में हिंसा का उपयोग करने के साथ साथ जाति, लिंग और धर्म के पार एकता प्रदर्शित करने वाले किसान आंदोलन का एक प्रारंभिक उदाहरण था। तेभागा आंदोलन ने महिला शक्ति में वृद्धि की और महिला रक्षा इकाइयां स्थापित हुई। संथाल जैसे नेताओं ने किसानों और चाय बागान श्रमिकों को संगठित करना जारी रखा और उनसे अतिरिक्त भूमि हड़पने और जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया। नक्सलवादी विद्रोह तेभागा आंदोलन की अगली कड़ी थी, जहां संथाल ने मूल्यवान सबक सीखे और बागान और कृषि श्रमिकों को संगठित किया। अब धीरे धीरे सीपीआई राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने लगी थी क्योंकि बिना सत्ता की शक्ति के उनके सारे आंदोलन का दमन होना निश्चित था। अब सीपीआई ने अपने नेताओं के नेतृत्व को तराशना आरंभ कर दिया था ताकि वे भावी बड़े अवसर को बुना सके और ये मौका आया 15 वर्ष बाद नक्सलवाड़ी आंदोलन के रूप में। नक्सली आंदोलन का नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव पे रखा गया, जहां इसकी शुरुआत हुई। 2 मार्च 1967 को पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन किया गया। 18 मार्च 1967 को जंगल संथाल, चारू मजुमदार तथा कानू सन्याल दार्जिलिंग जिले में एक किसान परिषद का हिस्सा थे, जिसने बटाईदारों को भूमि फिर से वितरित करने और जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की तैयारी करने का संकल्प लिया था। यह परिषद संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन की प्रतिक्रिया में थी, जिसे किसान परिषद के प्रतिभागियों ने बहुत उदारवादी और पार्टी के दृष्टिकोण के साथ विश्वासघात के रूप में देखा। इसके चलते पूरे क्षेत्र में किसान धीरे धीरे अपने दमनकारी जमींदारों के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी क्रांतिकारी समितियां स्थापित की।
जिससे खुद को राजनीतिक शक्ति मिली। ऐसा अनुमान है कि मई 1967 तक वे दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा, हारीबाड़ी और नक्सलबाड़ी क्षेत्रों को नियंत्रित करने में सक्षम हो गए थे। विद्रोह तब चरम पर पहुंचा जब 2 मार्च को नक्सलबाड़ी क्षेत्र के एक युवा बटाईदार पर उनके जमींदार द्वारा भेजे गए लोगों ने हमला कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि पूरे क्षेत्र में बटाईदारों और किसानों ने हिंसक तरीके से अपनी जमीन वापस लेना शुरू कर दिया। जंगल संथाल इस विद्रोह के प्राथमिक नेता और आयोजक थे। जब निरीक्षक सोनम वांगड़ी के नेतृत्व में एक पुलिस दल कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा तो धनुष और तीरों से लैस संथाल समूह ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। आगामी संघर्ष में संगल समूह के 9 सदस्य मारे गए और हमले में सोनम वांगड़ी और 2 अन्य अधिकारी घायल हो गए। 2 दिन बाद वांगड़ी की मृत्यु हो गई। 25 मई 1967 को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की और 10 लोगों को मार डाला, जिसमें से 7 महिलाएं एवं 2 बच्चे भी थे। सीपीआई ने बहुत विचार विमर्श के बाद किसानों और पुलिस दोनों की ओर से नक्सलबाड़ी में हिंसा की निंदा की और विद्रोह को रोकने के लिए नक्सलबाड़ी में व्यापक पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया। व्यापक पुलिस अभियान 12 जुलाई को शुरू हुआ और संयुक्त मोर्चा सरकार ने 72 दिन बाद विद्रोह पर रोक लगा दी, जिसमें जंगल संथाल के परिवार को अपना भरण पोषण करने से रोकने के लिए काम करने से रोकना शामिल था ताकि वे भूखे मर सके। उसी वर्ष इसी समय संथाल को गिरफ्तार कर लिया गया और 1969 में रिहा कर दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किया था चारू मजुमदार ने। चारू का जन्म 1918 में सिलीगुड़ी में हुआ था। उनके पिता बीरेश्वर मजुमदार एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दार्जिलिंग जिला समिति के अध्यक्ष थे। 1937 में कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर चारू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए और बीड़ी कर्मचारी को संगठित करने के प्रयास में जुड़ गए। इसके पश्चात वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए ताकि इसकी किसान शाखा के लिए काम कर सके। जल्द ही उनके नाम एक गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, जिनके कारण उन्हें बाह्य कार्यकर्ता के रूप में पहली बार भूमिगत होना पड़ा। हालांकि सीपीआई को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया था, किंतु मजुमदार सीपीआई की गतिविधियों को किसान के बीच में जारी रखने के लिए 1942 में जिला कमेटी के अध्यक्ष बन गए थे। इस प्रगति से प्रेरित होकर फसल को कब्जे लेने का अभियान जलपुरीगंज में 1943 के बड़े अकाल के दौरान सफलता पूर्वक चलाया। 1946 में वह तेभागा आंदोलन से जुड़े और उत्तर बंगाल के कामगारों के लिए हथियार बंद आंदोलन शुरू किया। इसके पश्चात कुछ समय के लिए दार्जिलिंग के चाय के बागानों के कर्मचारियों के बीच में काम करते रहे। सीपीआई को 1948 में प्रतिबंधित किया था। चारू ने अगले 3 वर्ष जेल में बिताए। जनवरी 1994 में चारू ने लीला मजुमदार सेनगुप्ता से शादी कर ली, जो जलपुरीगंज से सीपीआई की सदस्य थी। इस जोड़े ने सिलीगुड़ी की ओर प्रस्थान किया, जो अगले कुछ सालों तक मजुमदार की गतिविधियों का केंद्र बना रहा। यहीं पर उसके बीमार पिता और अविवाहित बहन गंभीर दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। 1960 के दशक से मध्य में मजुमदार ने उत्तर बंगाल में सीपीएम की एक बाई टुकड़ी बनाई। 1967 में नक्सलबाड़ी एक हथियारों से लैस किसान विद्रोह छिड़ गया, जिसकी अगुवाई कॉमरेड कानू सन्याल कर रहे थे। इस दल को आगे चलकर नक्सली कहा जाने लगा। ऐसे समय पर चारू ने 8 लेख लिखे, जिनका उद्देश्य ये था कि सफल क्रांति चीनी क्रांति के मार्ग पर हिंसात्मक संघर्ष का रूप ले सकती है। 1969 में चारू ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज बनाई, जिसके वह जनरल सेक्रेटरी बने। जुलाई 16, 1972 को चारू को उनके खुफिया ठिकाने से पकड़ा गया। 28 जुलाई को रात 4 बजे वह लॉकअप में अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। मृत्यु हृदयघात से हुई थी, किंतु उनका मृत शरीर भी परिवार को नहीं सौंपा गया। पुलिस निकटतम परिवारजनों के साथ शरीर को शवदाह ले गई। पूरा इलाका घेरे में लिया गया और किसी भी दूसरे रिश्तेदार को जिस्म को जलाते समय अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। 1972 में चारू मजुमदार की मृत्यु के बाद आंदोलन शांत हुआ। शुरुआत में कई बुद्धिजीवियों का समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त हुआ। हालांकि यह नक्सल आंदोलन कुछ वर्षों बाद सिमट गया, लेकिन 90 के दशक में यह फिर से जोर पकड़ने लगा। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि देश का 1/4 हिस्सा नक्सलवाद की चपेट में है। पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी नामक स्थान से शुरू होने के कारण इसे नक्सलवाद नाम दिया गया तथा इससे संबंधित आंदोलनकारियों को नक्सली नाम से पुकारा जाने लगा। नक्सलबाड़ी आंदोलन के बाद भारत में नक्सलवाद की कई बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिनमें बहुत सारी मृत्यु एवं सरकारी संपत्ति को हानि पहुंची है। इस श्रृंखला में जो सबसे बड़ी घटना थी वह थी 2010 में नक्सलवादियों द्वारा कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों की हत्या कर देना। 28 मई 1910 को भारत के पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में लगभग 1 बजे ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। इस बात पर विवाद था कि क्या तोड़फोड़ या बम से रेलवे ट्रैक को नुकसान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेन पटरी से उतर गई। राज्य पुलिस का कहना था कि
माओवादी नक्सलवादियों ने 46 सेंटीमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को हटाने की जिम्मेदारी ली है। प्रारंभ में इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि पटरी से उतरना अनजाने में हुआ था या एक बम विस्फोट परिणाम था। उस समय की रेल मंत्री ममता बनर्जी का कहना था कि बम विस्फोट एक सुनियोजित हमले का हिस्सा था, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई। उन्होंने कहा कि ट्रेन ड्राइवर ने एक विस्फोट सुना और कहा कि नक्सलियों के पास अत्याधुनिक बम और तत्कालिक विस्फोट उपकरण उपलब्ध हैं। हालांकि पीसीपीए के प्रवक्ता ने घटना में शामिल होने से इनकार किया। इसकी बजाय सीपीआई-एम पर रेल मंत्री को बदनाम करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा भी नक्सलवाद की कई बड़ी घटनाएं सामने आई, जैसे कि 2009 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए एक बड़े नक्सली हमले में 15 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। 2011 छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में हुए एक बड़े नक्सलवादी हमले में कुल 76 जवान शहीद हुए थे, जिसमें सीआरपीएफ के जवान समेत पुलिसकर्मी भी शामिल थे। 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने कांग्रेस नेता समेत 27 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी। 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के 23 जवान शहीद हो गए थे और 31 जवान घायल हुए थे। 2024 छत्तीसगढ़ के सुकमा के जौनागुड़ अलीगुड़ क्षेत्र में कोरबा डीआरजी और एसटीएफ के जवानों पर हमला किया गया, जिसमें 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। ऐसी और भी कई घटनाएं हैं। जैसा कि आप भारत के नक्शे में रेड कॉरिडोर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। रेड कॉरिडोर लाल गलियारा भारत के पूर्वी भाग का एक क्षेत्र है जहां नक्सलवादी उग्रवादी संगठन सक्रिय है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर विस्तृत इस क्षेत्र में आधुनिक भारत के सबसे ऊंचे निरक्षरता, निर्धनता और अति जनसंख्या के दर मिलते हैं। भारतीय सरकारी स्रोतों के अनुसार 2011 में 83 जिले इस लाल गलियारे में आते थे। फरवरी 2019 तक 11 राज्यों के 90 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। लाल गलियारे के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अक्सर कृषि जैसे प्राथमिक व्यवसायों पर ही टिकी होती है। उनमें विविधता नहीं होती है। किसी किसी इलाके में खनिकर्म और वन संपदा से संबंधित व्यवसाय भी चलते हैं, लेकिन उद्योग और अन्य विकसित कार्य नहीं है। यह अविकसित अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र की तेजी से बढ़ती आबादी का पोषण करने में असक्षम है। इसके बावजूद इस क्षेत्र में भारत की प्राकृतिक संपदा का एक बड़ा भाग स्थित है। मसलन उड़ीसा में भारत का 60% बॉक्साइट, 25% कोयला, 28% लौह खनिज, 92% निकिल और 28% मैग्नीज स्थित है। अब बात यह आती है कि नक्सलवादी अपने समूह में नए लोगों को कैसे भर्ती करते हैं। नए लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए नक्सली कई तरीके अपनाते हैं। इसमें से एक प्रमुख तरीका है किसी क्रांतिकारी व्यक्तित्व का नाम लेकर उसके व्यक्तित्व और उसके कृतित्व की बार बार चर्चा करना। भर्ती करने के लिए नक्सली नौजवानों और विद्यार्थियों को मुख्यतः लक्ष्य बनाते हैं। नक्सलवाद के वित्त पोषण के भी कई स्रोत हैं। इसमें से सबसे बड़ा स्रोत खनन उद्योग है। नक्सली अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी खनन कंपनियों से उनके लाभ का लगभग 5% वसूलते हैं और डर के मारे सभी कंपनियां बिना नानुकुर किए ये दे देती हैं। नक्सली संगठन मादक दवाओं का भी व्यापार करते हैं। नक्सलियों को मिलने वाला लगभग 80% फंड नशे के व्यापार से ही आता है। किंतु नक्सलवाद पनपने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि राजनीति तथा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, इच्छा शक्ति का अभाव, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, जनहित योजनाओं में मृगमरीचिका, सामाजिक विषमताएं, पिछड़े वर्ग एवं आदिवासियों के विकास पर पर्याप्त ध्यान न देना, दूरस्थ इलाकों में शासन की दुर्बलता, जातीय भेदभाव एवं स्थानीय समस्याएं, लचीली कानून व्यवस्था एवं विलंबित न्याय एवं कड़े कानूनों का अभाव, शोषण की पराकाष्ठाएं, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में संचार एवं यातायात का अभाव, पड़ोसी देशों के उग्रवाद को भारत में प्रवेश की सुगमता तथा भारत विरोधी देशों की भारत की सरकार के खिलाफ नक्सलवादियों को आर्थिक एवं हथियारों की आदि की सहायता भी मिलती है, जिससे नक्सलवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किंतु सरकार नक्सलवाद को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है एवं कई अभियान चला रही है, जिनमें से कुछ अभियान है स्टीपल चेस अभियान। यह अभियान वर्ष 1971 में चलाया गया। इस अभियान में भारतीय सेना तथा राज्य पुलिस ने भाग लिया। अभियान के दौरान लगभग 20,000 नक्सली मारे गए थे। ग्रीन हंट अभियान, यह अभियान वर्ष 2009 में चलाया गया। नक्सल विरोधी अभियान को यह नाम मीडिया द्वारा प्रदान किया गया था। इस अभियान में पैरामिलिट्री बल राष्ट्र पुलिस ने भाग लिया। यह अभियान छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में चलाया गया। प्रहार 3 जून 1917 को छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी
अभियान प्रहार को आरंभ किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के चिंता गुफा में छिपे होने की सूचना मिली। इसके पश्चात इस अभियान को चलाया गया। इस अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड तथा इंडियन एयर फोर्स की एंटी नक्सल टास्क फोर्स ने भाग लिया। यह अभियान चिंता गुफा पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के अंदर स्थित चिंता गुफा जंगल में चलाया गया, जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। इस अभियान में 3 जवान शहीद हुए तथा कई अन्य घायल हुए। अभियान के दौरान 15 से 20 नक्सली मारे जाने की सूचना मिली। खराब मौसम के कारण 25 जून 2017 को इस अभियान को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा भारतीय सरकार नक्सलवादियों के लिए आत्मसमर्पण की नीति भी अपना रही है। आधुनिक प्रगति के युग में जहां संचार, यातायात एवं अन्य सुविधाएं आम जनता को प्राप्त हुई हैं, उनका फायदा उठाने में नक्सली भी पीछे नहीं है। नक्सली इस समय के उच्च स्तर के खतरनाक तरीके अपनाने में लगे हुए हैं। आम जनता, राजनीतिक लोग तथा सैनिकों आदि की हत्याएं करने का नवीनतम एवं खतरनाक तरीका अपनाने लगे हैं। 2013 में नक्सलवादियों ने झारखंड में एक सीआरपीएफ के जवान की हत्या करके उसके पेट में से आंत निकालकर बम सील कर दिया था। इस घटना ने भारतीय सुरक्षा तंत्र को हैरान कर दिया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि नक्सली कितनी अधिक घिनौनी करतूतों को अंजाम दे सकते हैं। यदि नक्सलियों के हाथों में अत्याधुनिक अधिक संहारक हथियार आ गए तो मानवता के खिलाफ बार्बरता का नंगा नाच होगा। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए अब यह आवश्यक है कि राज्य एवं केंद्र सरकार को आपसी समन्वय दिखाते हुए नक्सलियों के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाई जानी चाहिए। यह सच है कि नक्सलवादी विचारधारा सीधे तौर पर सामाजिक शोषण एवं आर्थिक असमानता से जुड़ी है। इसलिए सरकारों को आंकड़ों की बाजीगरी से अलग रहते हुए इन बिंदुओं पर ठोस से ठोस कार्रवाई करने की महत्ती आवश्यकता है। इससे भी बढ़कर विस्थापित आदिवासी समाज के दबे, कुचले व वंचित लोगों के लिए ईमानदारी व प्रतिबद्धता से किए गए सघन विकास कार्य भविष्य में उनको इस नक्सली विचारधारा से बाहर निकलने में संजीवनी का कार्य कर सकते हैं। यह शुभ संकेत है कि शिक्षा तथा अन्य स्रोतों से आई जागरूकता के कारण स्थानीय लोगों ने नक्सलियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। दिसंबर 2012 में छत्तीसगढ़ के पंकाजूर सघन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहली बार ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए बैठक का आयोजन किया था। ग्रामीणों ने कहा है कि हम नक्सलियों को भोजन दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नक्सली नहीं बनने देंगे। इसी प्रकार की घटना के तहत 7 मई 2016 छपी खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की एक पंचायत ने नक्सलियों को गांव में प्रवेश नहीं करने का फरमान सुनाया है। उनका मानना है कि नक्सलियों के विकास विरोधी कार्यों के कारण उनके यहाँ ना तो बिजली पहुंच पाई है और ना ही गांवों की सड़कें बन पाई है। इससे प्रभावित होकर सुकमा जिले के अनेक गांव ने नक्सलियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए जो कार्य का जिम्मा वहां के युवाओं ने उठाया है। युवाओं ने एक टोली तैयार की है जो परंपरागत हथियारों को लेकर पहरा देते हैं। इस प्रकार यदि स्थानीय स्तर पर आई जागरूकता को बढ़ाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वहां के आम लोगों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाए तो वहां के लोग देश की मुख्य धारा में सुदृढ़ रूप से शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो नक्सलियों के प्रभावों और कार्यक्रमों में कमी आएगी तथा धीरे धीरे नक्सलवाद को जड़ से मिटाया जा सकता है। अब इस बारे में आपका क्या मानना है, आप बताइए। जय हिंद।